सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और बजट के बाद से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेज़ी आ रही है और वो तेज़ी आज बरकरार नहीं रह सकी। हमने देखा एक मौके पर 78,000 के इंडेक्स को आज अबूर किया गया, लेकिन मार्केट के अख्ताम पर 291 पॉइंट्स की कमी हुई, लेकिन फिर भी इंडेक्स इस वक्त 77,940 की सतह पर मौजूद है, जो कि बहुत ही करीब है 78,000 से। अब इस वक्त सरमाकारों का एतमाद कितना इस बजट को पेश करने के बाद बहाल हुआ है स्टॉक मार्केट पर, और किस तरह से नई सरमाकारी आ रही है, नए सरमाकारों के लिए कितने मौके हैं, इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज कारोबार की क्या सूरत हाल रही, खासतौर पर यह भी जानेंगे। कफील अहमद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कफील, बताइएगा, आज ये 291 पॉइंट्स की कमी हुई जब मार्केट शुरू हुई थी, तो उस वक्त मार्केट में ग्रोथ हो रही थी, ऊपर की तरफ मार्केट जा रही थी। ये इख्तिताम पर कमी की क्या वजूहत है? देखिए, तो मार्केट माही जी ने कहते हैं कि 80,000 का जो लेवल था उसके बाद मार्केट थोड़ी सी करेक्शन आनी थी, और यही वजूहत है कि मार्केट में जो है वो करेक्शन देखी गई। अगर आज की कारोबार के अख्ताम पर जो है वो 291 पॉइंट्स की जो है वो कमी हुई है, और एक जो 100 इंडेक्स है वो 8,000 से भी नीचे बंद हुआ है, और 77,940 के पॉइंट्स जो है वो तकरीबन क्लोज हुआ है। मजमूई तौर पर जो है वो 431 कंपनी के शेयर्स में कारोबार हुआ, जबकि 144 में जो है वो इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया, और 218 में कमी हुई। और जो हम बात कर तो मार्केट में 28 करोड़ 5 लाख शेयर्स का जो है वो कारोबार रिकॉर्ड किया गया। तो मार्केट मार्जिन जो हमारी बात हुई उनका कहना ये है कि सेंटिमेंट आज नेगेटिव रहा है, और अगर हम बात कर लें ओवरऑल तो मार्केट पे ड्यू थी। ये भी जो है कि गुज़िश्ता रोज जो आज के जो दिन था उसमें मार्केट जो है वो नेगेटिविटी देखी गई है। तमाम माहिरीन के कहने के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, और आइंदा आने वाले वो जो अब से अपकमिंग डेज होंगे वो मार्केट के लिए बेहतर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कफील अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जो अपडेट कर रहे थे की सूरत हाल से, जहां आज 291 पॉइंट्स की कमी हमने देखी है, और एक मौके पर बजट के बाद मार्केट 80,000 तक पहुंची थी, लेकिन अब 77 और 78,000 के दरमियान ये इंडेक्स इस वक्त मौजूद है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में ये इंडेक्स कहाँ तक जाता है। तालीमी मैदान में अब हुकूमत कुछ इनकलाबी इकदाम कर रही है, और बड़ी और मुस्बत पेशरफ सामने आई है, चूँकि गूगल और वजारत तालीम के दरमियान शराकत दारी का ऐलान हो गया है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कितनी कामयाब होगी, इसके ज़रिए किस तरह से टीचर्स को ग्रूम किया जाएगा, टेक्नोलॉजी से किस तरह से स्टूडेंट्स को आरास्ता किया जाएगा, जो ख़ासतौर पर डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो इस वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है। तो इस फैसले से पाकिस्तान में ओवरऑल IT और फिर जो तालीमी निज़ाम है उसको अपग्रेड करने में कितनी मदद मिल सकेगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर सुहेल मुनीर साहब IT एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो इस वक्त पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये इकदाम उठाया है हुकूमत ने और गूगल ने मिलकर, इससे सस्ती क्रोम बुक्स भी अवेलेबल हो सकती हैं, इससे जो एक डिजिटल बेस भी बनाई जा सकती है स्टूडेंट्स की, कितना इंपॉर्टेंट है ये कदम आज के दौर में? सर अस्सलाम वालेकुम सर, आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। सर देखें, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जहाँ पे एक्सेस टू डिजिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं। आज एज वी नो कि देयर इज़ अ डिजिटल सोसाइटी जो हमारे अराउंड इवॉल्व हो रही है। हमारे किसान भी है, वो भी अपनी यील्ड, अपनी आउटपुट सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकता है अगर उसे डिजिटल सॉल्यूशंस अवेलेबल हों। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास डिवाइस प्लेटफॉर्म मौजूद हो, चाहे वो एक स्मार्ट मोबाइल है, चाहे वो एक लैपटॉप डिवाइस है, जिसके ज़रिए आप डिजिटल सर्विसेज को एक्सेस कर सकें। और ऑफ कोर्स दूसरा पार्ट है कनेक्टिविटी का। तो व्हेन इट कम्स टू चीपर लैपटॉप, क्रोमबुक एक सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। अगर वो चीपली अवेलेबल होगा तो फिर स्टूडेंट्स के पास एक्सेस होगा ग्लोबली इंटरनेट के ज़रिए एजुकेशन कंटेंट। फिर आज जिस तरह हम सबको पता है कि ChatGPT और AI कितना ज़्यादा एडवांस कर चुका है और किस तरह वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकता है, तो मोबाइल के ऊपर, खाली एक मोबाइल डिवाइस है, स्मार्टफोन के ऊपर वो कैपेबिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जो एक लैपटॉप या क्रोमबुक के फॉर्म फैक्टर पे अवेलेबल है। तो डेफिनेटली चीपर कॉस्ट पे अगर डिवाइसेस अवेलेबल होंगी तो स्टूडेंट्स को सिग्निफिकेंटली बेनिफिट करेगा वो। ठीक है, तो डॉक्टर साहब, ये ज़ाहिर स्टूडेंट्स के लिए बड़ा, स्टूडेंट्स तक ये सारी टेक्निक्स पहुंचाने के लिए टीचर्स का ट्रेन होना भी बड़ा ज़रूरी है। अब हम अक्सर वो सुनते हैं कि सीखने की भी एक उम्र होती है, जो जितनी उम्र आपकी कम हो उतना ज़्यादा सीखने की सलाहियत आप में ज़्यादा होती है। तो टीचर्स की ट्रेनिंग क्या एक चैलेंज के तौर पर इसमें सामने आ सकती है, या टीचर्स को भी वेल ट्रेंड किया जा सकता है इसमें? तो सबसे पहले तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती सर, तो शायद आप इसमें मुझसे इत्तेफाक करेंगे। देखें,
बहुत ज़्यादा अराउंड अस टीचिंग टेक्निक्स ग्लोबली बहुत इम्प्रूव बढ़ चुकी, सिग्निफिकेंटली चेंज होती जा रही हैं जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले इशू वाज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अगर मुझे एक सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपर्टीज चाहिए थी तो मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि मैं उसके लिए बुक्स कहाँ से लेके आऊँ, मैं उस इंफॉर्मेशन को कहाँ से लेके आऊँ। आज के दौर में एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज नॉट एन इशू, इट इज रादर अ गlut ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको इतनी इंफॉर्मेशन, इतना एक्सेस आपके पास मौजूद है, आपको भी नहीं पता कि आपने कहाँ से शुरू करना है। तो अब इंफॉर्मेशन से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है, और टेक्निक्स हैं कि कैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकूं। प्लस हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली क्वालिटी ऑफ टीचर्स इज़ नॉट वेरी गुड। जब आप आते हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर तो वो क्वालिटी और ख़राब होती जाती है, ठीक है। तो इसके लिए टीचर एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मगर मोर इम्पोर्टेंटली गूगल फॉर एजुकेशन है, या इन सोल्यूशंस के जरिए हो ये रहा है कि अगर मेरा एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, एक प्रीमियम एकेडमी, एक प्रीमियम स्कूल जिसके पास बेस्ट टीचर्स मौजूद हैं, अगर वो एक सेंट्रल जगह पे हैं और अब वो सपोर्ट और फैसिलिटेट करते हैं उस टीचर को जो मंडी बहाउद्दीन के एक पब्लिक सेक्टर स्कूल में बैठा हुआ है, अगर वो एड हो रहा है इन टीचर्स के जरिए, एक सेंट्रल करिकुलम है, सेंट्रल कंटेंट मौजूद है, अब टीचर के पास जब वो कंटेंट आ रहा है तो टीचर का रोल स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने का हो जाता है। तो इट सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्स द क्वालिटी of information, the quality of education that becomes available. Plus teacher training of course बहुत important है, वहाँ पे एक train the trainer approach ली जाती है कि कैसे मैंने अपने टीचर्स को गाइड करना है, को ट्रेन करना है कि वो स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें in learning, in using these learning tools that are available to them. तो वहाँ पे teacher education becomes very important. And Google for Education program, as I understand, provides that mechanism, provides that framework to train the teachers. और डॉक्टर साहब, इसमें फिर स्टूडेंट्स के विजन को तब्दील किया जा सकता है, मॉडर्नाइज किया जा सकता है, इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करने के काबिल उनको बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारी आमतौर पर ये बात होती है कि जो करिकुलम है हमारा, वो उसका स्टैंडर्ड वो नहीं है जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। तो ये जो प्रोग्राम है ये कुछ बेसिक तब्दीलियाँ ला सकता है? डेफिनेटली सर, बात फिर मैं वही कहूँगा कि देखें, बेस्ट करिकुलम ऑलरेडी आप अगर आज नेट पे जाते हैं, फॉरगेट एक प्राइमरी एजुकेशन, आप जर्नलिस्ट हैं खुद, आप जर्नलिज्म के ऊपर एक एजुकेशन लेना चाहते हैं, आज आप चैट जीपीटी पे जाएंगे, आप कहेंगे जी मुझे बेस्ट कोर्सेज बताओ, और वो आपको थ्रू आउट द इंटरनेट बेस्ट कोर्सेज का एक करिकुलम प्रिपेयर करके दे देता है। तो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ऑफ कोर्स नाउ देयर इज अ ग्लट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स खासतौर पे उस एज में, यंग एज में, ये तो नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते कि स्टूडेंट्स जाएंगे, गूगल सर्च करेंगे और सारा कंटेंट उनके पास अवेलेबल होगा, उसे पढ़ लेंगे। तो सर्टेनली एक प्रोग्राम क्यूरेट करना है, कंटेंट अवेलेबल है, बेहतरीन करिकुलम अवेलेबल है, टीचर्स को गाइड करना है कि कैसे वो स्टूडेंट्स को बेसिकली सपोर्ट करें। और फिर अब इट्स अ मैटर, व्हाट इट सपोर्ट अलाउज यू टू डू इज कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट्स। मेरा कराची ग्रामर स्कूल में या लाहौर ग्रामर स्कूल में एक स्टूडेंट अगर मेरे पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट से इंटरैक्ट कर सकता है, वही स्टूडेंट अब ग्लोबली और स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। तो ये जो ग्लोबल कम्युनिटीज, लर्निंग कम्युनिटीज इवॉल्व हो सकती हैं, दैट्स वेयर थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड। तो इट इज नॉट जस्ट एक उस्ताद ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे बैठ के स्टूडेंट को ट्रेन कर रहा है, इट इज नो लॉन्गर दैट। प्लस एज थिंग्स आर इवॉल्विंग, तो बेस्ट वे ऑफ टीचिंग वुड इज टू शो, राइट। अब आपको पता है कि वर्चुअल रियलिटी के अंदर, वीडियोस के अंदर अवेलेबल हैं कि जहाँ पे वो उस्ताद जिसने कॉन्सेप्ट बच्चे को समझाना था, अब वो पिक्चोरली थ्रू वीडियोस यूट्यूब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। तो जब वो सारा कंटेंट अवेलेबल है, द आइडिया इज कि कैसे हम अपने असातिज़ा को बेसिकली ये टूल्स अवेलेबल करें, बेहतर एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इसको हम इकोनॉमी से ज़रा थोड़ा कनेक्ट करें तो हमारी जो आईटी एक्सपोर्ट्स है वो कुल मिलाकर कोई $3 अरब के आसपास अभी तक मौजूद है। तो पाकिस्तान आईटी एक्सपोर्ट्स में तो कोई बड़ा नाम नहीं है, दुनिया में कोई बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क नहीं है। फिर गूगल की पाकिस्तान में इस दिलचस्पी की क्या वजह है? इस प्रोग्राम के ओवरनाइट भी कोई रिजल्ट तो नहीं आएंगे, एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, ये बच्चे हैं, ये अभी बड़े होकर IT प्रोफेशनल्स बनेंगे, फिर शायद पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई किरदार अदा कर सकें। तो गूगल की
पाकिस्तान में इस दिलचस्पी की वजह आप क्या समझते हैं कि बड़ी IT मार्केट्स दीगर ममालिक में मौजूद है, हमारे पड़ोसी मुल्क में बहुत बड़ी मार्केट है? सर, आपका जो पड़ोसी मुल्क है उसकी आबादी 1.25 अरब है, राइट? आपकी आबादी 24-25 करोड़ है, ठीक है, जो कि दुनिया के कितने मुल्क हैं जो जिनकी आबादी इतनी इसके आसपास भी है? आप दुनिया के 5वें या 6ठे बड़े मुल्क हैं, राइट? तो यू एक्चुअली आर अ वेरी मेजर ग्लोबल मार्केट, लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट दैट, ठीक है? आप एक बहुत बड़ी, आपका जो जिसको आपकी वीकनेस कहा जाता है आपकी आबादी, वही आपकी पावर भी है। यू आर अ वेरी ह्यूज मार्केट, सो एवरी मेजर कंट्री हैज इंटरेस्ट इन एक्सेस टू योर मार्केट, नंबर 1। नंबर 2, ये कोई भी एक दिन का ये ऐसा सोल्यूशन नहीं है जो एक गवर्नमेंट के टेन्योर में इसका रिजल्ट आ जाए। These are to be long-term plannings that have to be done. So it is not just about IT export. अगर ये जो बच्चे मौजूद हैं जो इस वक्त जिन तक ये आप एक्सेस एजुकेशन का एक्सेस दे रहे हैं, अगर ये बच्चे अपने आप यानी कि यू आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर नॉलेज इकोनॉमी, कि जब ये 10 साल बाद 15 साल बाद वर्कफोर्स में आते हैं, एंड इफ दे आर नॉट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द नॉलेज, जस्ट IT एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, सही। ये बच्चे आपको नहीं पता सर, एज थिंग्स आर इवॉल्विंग हर अगले चंद सालों में, जो आपकी ओवरऑल यानी कि आप सहाफ़ी हैं सर, आप जर्नलिस्ट हैं, आप एक सीनियर भी हैं, आप कई साल पहले आपने अपना करियर शुरू किया होगा। जब आपने अपना करियर शुरू किया था उस वक्त आप सोच सकते थे कि सहाफ़त जो है वो यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर भी हो रही होगी, और आप जैसा एक सहाफ़ी अपना चैनल जो है वो यूट्यूब पे बना के उससे पैसे कमा रहा होगा? Definitely no. So you actually don't know how things are evolving and how this digital and knowledge economy is going to change the workforce. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुहेल मुनीर साहब, IT एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और आज सेनेट में फाइनेंस बिल 2024 को जब पेश किया गया तो उसके हवाले से 128 सिफारिशात सेनेट की जानिब से कौमी असम्बली को भेजी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्सेस का बोझ है उसको कम किया जाए, इस फैसले पर नज़रसानी की जाए, साथ ही साथ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको कम किया जाए और डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाया जाए। फिर जो कम अज़ कम उजरत है इस वक्त जिसको 37,000 रुपये किया गया उसको बढ़ाकर 45,000 करने की तजवीज़ है। फिर जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनको सस्ता पेट्रोल देने पर जोर दिया गया है सेनेट की तरफ से। लेकिन अब इन तमाम तजावीज़ पर किस हद तक अमल दरामद करने की गुंजाइश हुकूमत के पास मौजूद है, हमें यह देखना होगा कितनी इसमें काबिल अमल तजावीज़ हैं। और फिर पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से भी बड़ी अहम मुलाकात हुई है और उसमें भी जो बजट के हवाले से कुछ तजावीज़ बिजनेस काउंसिल ने भी उनके सामने रखी हैं, जिस पर रिव्यूज़ होने अभी बाकी हैं। पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। नईम कुरैशी साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। तो नईम साहब, ये ज़ाहिर है एक अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने आया, सियासी जमातों ने भी इस बजट पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। माहिर माशियात भी अक्सर ये कहते हैं कि ज़ाहिर है इसमें ये टैक्सेस से भरपूर एक बजट है। कितना स्पेस था हुकूमत के पास आवाम को रिलीफ देने का? अब ये बजट मंजूर होने जा रहा है चंद दिनों में, तो इसमें अभी कोई और रिव्यू होते या कुछ तब्दीली होते आप देख रहे हैं मंजूरी से पहले? जी नईम साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे आवाज आ रही है जरा। तो नईम साहब, बहुत सारी सिफारिशात इस बजट में तब्दीली की जा रही हैं, सेनेट की तरफ से भी, बिजनेस काउंसिल की तरफ से भी, सियासी जमातों की तरफ से भी। तो ये मंजूरी से पहले कुछ तब्दीलियां होते आप देख रहे हैं इस फाइनेंस बिल 2024 में? बिल्कुल जी, सेनेट ने भी अपनी तजावीज़ दे दी है। जाहिर है कि मुख्तलिफ तबका हाय ज़िंदगी की जानिब से इस पर एतराज़ात किए जा रहे हैं। जैसे आपने खुद अपने इंटरव्यू में फरमाया कि सियासी जमातें भी जो हैं वो एतराज़ात उठा रही हैं और हकीकी तौर पे ये बजट ऐसा है कि जिससे कोई भी शख्स जो है वो खुश नहीं है। हत्ता कि हुकूमत के सबसे बड़े एली जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी बजट से खुश नहीं है। आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी अपनी तकरीर में जो है न सिर्फ एक तनकीद भी की बल्कि कुछ तजावीज़ भी पेश की हैं। अब देखिए, इसमें ऐसा है कि बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ तजावीज़ हैं, लेकिन मैंने आपके लिए नोट करके रखी है कि जो सिफारिशात सेनेट ने की हैं उससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह मुख्तलिफ तबकात पर जो है वो बजट में अनाउंस किए बगैर जो है कितने टैक्सेस लगाए गए। देखिए, सेनेट ने प्रॉपर्टी खरीदने पर फाइलर पर विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे, साबिक फाटा को इनकम टैक्स में 1 साल के इजाफे,
कमर्शियल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी, टैक्स जाल बढ़ाने के लिए टैक्स दहिंदगान का डाटा नादरा से शेयर करने, नॉन फाइलर के सिम कार्ड पर 75% इनकम टैक्स लगाने और मोबाइल कंपनी की तरफ से सिम लॉक्स न करने पर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। FBR के मेंबरान को बोर्ड इन काउंसिल के इख्तियारात देने, FBR इंटीग्रेटेड शॉप पर सेल टैक्स 15% से बढ़ाकर 18% करने, हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल टैक्स 8.5% से बढ़ाकर 25% करने, इंपोर्टेड कंप्यूटर्स और लैपटॉप पर सेल टैक्स 5% से बढ़ाकर 10% करने, स्टेशनरी आइटम पर 10% और बच्चों के दूध, खाम माल, पार्ट्स, प्लांट, मशीनरी पर 18% सेल टैक्स को मुस्तरद कर दिया है। उसके अलावा आप कि न्यूज प्रिंट पे जो है वो सेल टैक्स लगा दिया गया है, लिखने के आलात, बिस्तर, मशकी किताबें। और नईम साहब, ये बड़ी लंबी चौड़ी जो लिस्ट आपने इस वक्त सिफारिशात से भरपूर जो सेनेट में भी पेश की गई, आपने भी अभी हमारे प्रोग्राम में इसमें बताई, तो ये अब बताएं कि इसमें काबिल अमल तजावीज़ है कितनी? हुकूमत इसमें से किस किस पर अमल कर सकती है और किस तरह से मुमकिन हो सकेगा? देखिए, इस वक्त ये कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि हुकूमत जो है वो कौन सी तजावीज़ तस्लीम करेगी, लेकिन सेनेट में खजाना की कायमा कमेटी के जो चेयरमैन हैं सलीम मांडवी वाला साहब, उनके कहने के मुताबिक वजीर खजाना ने उनसे वादा किया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ तजावीज़ हैं उनको वो तस्लीम कर लेंगे। ये सलीम मांडवी वाला साहब का दावा है कि उनसे वजीर खजाना ने कहा है। और देखिए, जी आप बात करें। जी, अच्छा, नहीं मैं कह रहा था, अब ये ज़ाहिर है ये वादा तो उन्होंने कर लिया, लेकिन अब इस वादे की पासदारी कितनी होती है? क्योंकि इस तरह की तजवीज़ तो बजट बनाने से पहले भी उनके सामने रखी गई होंगी, जब पार्टीज़ में आपस में थिंक टैंक्स बैठे होंगे, तो उसकी तो कोई झलक हमें उस बजट पेश करते हुए दिखाई नहीं दी। उसकी वजह यह है कि अगर आपको याद हो कि जब बजट की ट्रांसमिशन में मैंने आपके प्रोग्राम में पहले ही बता दिया था कि प्रेशर बहुत है IMF ने बड़ी वजाहत के साथ कहा था कि आपने हर चीज पे सेल टैक्स लगाना है, सेल टैक्स की 290 अरब रुपए की छूट वापस लेनी है। लिहाजा ये खदशा आपका बिल्कुल दुरुस्त है कि इस बात के बड़े कम इम्कानात हैं कि इसमें से बहुत सारी तजावीज़ जो है वो तस्लीम कर ली जाए, क्योंकि अगर तस्लीम ही करनी थी तो फिर ये लगाया क्यों गया था। तो बात यह है कि इन्होंने जो एग्रीमेंट किया है, जो ये चाह रहे हैं फर्दर एग्रीमेंट करना, उसमें ये ज़रूरी है कि आवाम पर सेल टैक्स लगाया जाए। इसके बगैर इनका गुजारा नहीं है, वरना IMF से इनका मुआहदा नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च होगा, उसके अलावा कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। मैंने आपके प्रोग्राम में उस वक्त भी कहा था कि आवाम को रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। आप अंदाजा लगाइए कि जिस बजट में 75% इनकम टैक्स लगा दिया जाए नॉन फाइलर के नाम पे इस मुल्क के गरीब आवाम पे, कि वो 100 रुपए दें और उन्हें 25 रुपए का जो है वो मिले और 75 रुपए उसके कट जाए, इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा। दूसरी बात यह है कि तमाम तर टैक्सेस के बाद आप बताइए कि पाकिस्तान की इशराफिया को क्या फर्क पड़ा इस बजट से? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ा। हत्ता कि जिस सेनेट ने आज इतनी तजावीज पेश की हैं, उस सेनेट ने अपना बजट बढ़ाने की भी दरखास्त की है। अच्छा। हत्ता कि जो ज़ेबाइश और आराइश होती है घरों की, और जो उनके लॉजेस हैं, पार्लियामेंट लॉजेस जो हैं, उन सब के लिए भी उन्होंने ज्यादा बजट का मुतालबा किया है जनाब। 36 करोड़ से ज्यादा बजट का मुतालबा किया है। अच्छा। तो यहाँ तो नईम साहब, वो जाहिर है वो उसको बैलेंस करने के लिए सरकारी मुलाजमीन की उजरत बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करने की भी बात कर रहे हैं, ताकि फिर कम से कम ये तबका तो उनकी हिमायत में सामने आ जाए। बिल्कुल भी नहीं, कोई इनकी हिमायत नहीं कर सकता और बहुत कम उम्मीद है कि उनको रिलीफ मिले। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि 1000 अरब रुपए जो है वो तरक्याती बजट था। वजीर आजम साहब की ख्वाहिश थी कि जी 1500 अरब के जाए, और आज आप देखें कि 250 अरब की जो है वो कटौती की गई है। और हकीकत यह है कि 250 के बाद उन्हें मजीद 250 अरब की कटौती करनी पड़ेगी। 1000 अरब से ज्यादा तरक्याती बजट जो है मौजूदा इकोनॉमी में आप रख नहीं सकते। सही। तो नईम साहब, ये जो टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स रखे गए हैं, क्या ये अनरियलिस्टिक हैं, जो फिर टैक्सेस की शरह इतनी बढ़ा दी गई है, या ये अगर रियलिस्टिक हैं तो फिर जो प्लानिंग है उसमें कहीं फुकदान है कि चंद सेक्टर्स पर ही टैक्स को बढ़ाया जा रहा है? ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं क्या? अगर ये इतना टारगेट हासिल भी करना है और लोगों पर टैक्स का ज़्यादा बोझ डालना भी नहीं है, तो फिर वो कौन सा ट्रैक हो सकता है जिस पर हुकूमत को चलना चाहिए?
देखिए, बात यह है कि हम पहले भी इस मौजू पे गुफ्तगू करते रहे हैं। सबसे पहले हुकूमत को चाहिए था कि पॉलिसी रेट जो है वो मज़ीद कम करे। बेशक 1.5% कम किया है, जिस वक़्त हम बात कर रहे थे उस वक़्त 22% था, अब 20.5% है। मज़ीद पॉलिसी रेट कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब 22 था तो 24 इंटरेस्ट रेट था। एक तो वो कम करने की ज़रूरत है जिससे महँगाई कम होगी। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको एतमाद होना चाहिए हुकूमत को। बदकिस्मती ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, लेकिन हमारे अपने हालात क्या हैं? कल मैंने देखा कि कई अखबारात के फ्रंट पेज पे ये खबर थी कि पाकिस्तान का टेक्सटाइल का जो सेक्टर है वो बिल्कुल बैठ गया है। तो जब तक हमारे अपने मुल्क के सरमायाकार जो है हुकूमत पर एतबार नहीं करेंगे, इस माहौल पे एतबार नहीं करेंगे, तो ओवरसीज से भी कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले अपने लोकल कारोबारी लोगों में एतमाद पैदा करे। आज आप बताएं कौन सा कारोबारी तबका ऐसा है जो हुकूमत के साथ बैठता हो, पॉलिसीज पे बात करता हो? कौन सा ऐसा बजट है ये जिसमें किसी चेंबर या किसी फेडरेशन की इन्होंने कोई तजावीज मानी हो? इस एतबार से ये एक नाकाम तरीन बजट है और इसमें सिवाय आवाम को तकालीफ के और कोई रिलीफ हमें नजर नहीं आता। जहां तक इंडस्ट्री का ताल्लुक है, देखिए इस वक्त पाकिस्तान के जो गिरदोनवा के ममालिक हैं उनमें सबसे ज्यादा बिजली महंगी है, सबसे ज्यादा गैस के हमारे रेट हैं। हम कंपटीशन कर नहीं सकते। यही वजह है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही। ना हुकूमत की तवज्जो उस तरफ है। हुकूमत सिर्फ माशरत में भी हुकूमत जो है वो सियासत कर रही है। हमें रोज खबरें मिलती हैं कि फला मुल्क ने इतना प्लज कर दिया, फला मुल्क ने ये वादा कर दिया, फला चीज गेम चेंजर है। कुछ भी नहीं हो रहा। वही पुराने के बंदे वादे हैं, वही नारे हैं, वही गुफ्तगू है। आवाम नहीं साहब, चूंकि 2-3 दिन में हुकूमत की कोशिश है कि इस बजट को पास भी करवा ले असेंबली से, तो अगर ये पास हो जाता है, इंप्लीमेंट भी हो जाता है, तो ज़ाहिर है आवाम पर तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, क्या वो इससे स्टेबल होती है आपको अगले 6 माह में, 1 साल में नजर आएगी, या फिर दरमियान में 3-4 माह बाद हमें फिर एक और मिनी बजट की जरूरत पेश आ सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि मिनी बजट एक नहीं होगा, कई मिनी बजट होंगे और जाहिर है कि ये बजट पास करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 30 जून तक हर हाल में इस बजट को पास होना है। सदर साहब ने इस पर दस्तखत करने हैं। 1 जुलाई से इसने एप्लीकेबल हो जाना है। ये कानूनी रिक्वायरमेंट है, वरना हुकूमत कायम नहीं रह सकेगी अगर 30 जून तक ये पास नहीं हुआ। तो हम ये बात जानते हैं कि पीपल्स पार्टी कुछ भी कहती रहे, लेकिन वो बजट बहरहाल मंजूर कर देंगे, चाहे आवाम को कोई रिलीफ मिले या ना मिले, एक पैसे का रिलीफ ना मिले, तब भी बजट तो पास हो जाएगा। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि मुख्तलिफ मिनी बजट आते रहेंगे, क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है वो सुकड़ रही है। अब आप देखिए इतना बड़ा, इतना अनरियलिस्टिक, आपने ये बात पूछी थी, ये इंतहाई अनरियलिस्टिक टारगेट है एफबीआर का। जो 13,000 अरब रुपए का जो टारगेट है 12,970 अरब का, वो तकरीबन नामुमकिन टारगेट है मौजूदा हालात में, जबकि आप मुसलसल इंपोर्ट को कर्ज कर रहे हैं। इमरान खान साहब के जमाने में इंपोर्ट बढ़ गई थी, जिसकी वजह से रेवेन्यू भी बढ़ा था। लेकिन आपने अगर इंपोर्ट कम कर देनी है और उसके बाद कहना है कि जी 3,700 यानी 40% रेवेन्यू पिछले टारगेट। बहुत बहुत शुक्रिया नईम कुरैशी साहब। आपसे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मजीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे। अब ये अनरियलिस्टिक टारगेट जो टैक्स का रखा गया है, इसको हासिल करने के लिए फिर मुख्तलिफ तबकों पर टैक्स का बोझ बढ़ाया जा रहा है और ताजिर बरादरी की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात अपने सामने आ रहे हैं, एक रिएक्शन सामने आ रहा है। एक ताजिर दोस्त स्कीम हुकूमत लेकर आई थी, लेकिन उसकी तरफ ज़्यादा ताजिर माइल हुए नहीं और 31 लाख ताजिरों को उसमें रजिस्टर करने का टारगेट था, लेकिन उसके आधे के आधे को भी हुकूमत अभी तक रजिस्टर नहीं कर पाई है। अब इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों अदम एतमाद का इजहार ताजिर बरादरी हुकूमत पर कर रही है, इस सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। शेख हबीब साहब, चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल डीलर लाइन्स के हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या इस वक्त जो बजट आया है, आप लोगों पर भी क्या टैक्सेस में इजाफा हुआ है? जैसे कि आपको पता है कि ये 23वां-24वां बजट लेकर आए हैं। ये पाकिस्तान दोस्त बजट नजर आता। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की इसमें कहीं ऐसे मामला नजर नहीं आता, ना ही बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से ये बजट बनाया गया है। ये बजट टोटल
IMF के कहने पे बनाया गया है। और इस बजट को मैं ये समझता हूँ कि ना कि महंगाई का सैलाब, एक पाकिस्तान के अंदर बहुत बुराई की तरफ हम जा रहे हैं कि हमारी हुक्मरान जो है, एक तो सियासी जो है, ऐसा मैं तमाम सियासी प्लेटफॉर्म देंगे, हमारे मामला किसी हद तक दुरुस्त नहीं हो सकते। प्लस इसके अलावा इसके अंदर कोई ऐसी रखे गए कि जो पाकिस्तान की 25 को आवाम को कोई बेनिफिट दे सके। और इस बजट को मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की हर शख्स ने इस बजट मुस्तरद किया है, यहाँ तक कि सियासी जमातों ने भी इस पे अदम एतमाद का इजहार किया है कि ये बजट किसी तरीके से भी जो है पाकिस्तान की 25 को आवाम। आप अंदाजा कर लेंगे ये जो बजट के अंदर इन्होंने तनख्वाह में जो इजाफा किया है, क्या इन्होंने कोई ऐसा मार्कअप कर दिया है पाकिस्तान की कौम ने या लोगों ने या इदारों ने कोई मामला जैसे कर दिया कि पाकिस्तान को जो है दूध और नजदीकी शहर बाजी गई है। और मकसद मेरा ये कहने का है, क्या इन्होंने कोई ढाका दोबारा इन्होंने वो पता कर लिया या पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के लिए इन्होंने जो है चीनी 50 रुपए किलो बिकवाना शुरू कर दिया। शेख साहब, ये ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन ये बताएगा जो खासतौर पर जो आप लोग के बिजनेसेस हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं, बाइक्स हैं, जो दीगर अप्लायंसेज हैं, उनकी कीमतों में भी फिर ये अगले माह से इजाफा हो जाएगा इस बजट के बाद? देखिए, ये ऑलरेडी पहले कुव्वत खरीद नहीं है ना, ये इस वक्त लोगों की पहुंच से बहुत दूर हुआ है। जब ग्रोसरी जैसी चीजें, खाने पीने की अशिया, जब आप ये समझ लें कि 25 करोड़ आवाम के अंदर 11 करोड़ लोग वो हैं जो शरह गुर्बत की लकीर से जिंदगी नीचे गुजारने में बसर हैं, 7 करोड़ वो लोग हैं जो 30,000 से लेकर 45,000 रुपए की सैलरी वाले लोग हैं। तो जनाब, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की आवाम को देखते हुए ये बजट नहीं बनाया गया। IMF को ये देखना चाहिए था कि ये बजट हम बनाने जा रहे हैं तो इसमें हमारे साथ क्या होगा। आप अंदाजा कर लें कि जब तनख्वाह जब एक आदमी की 40,000 35,000 रुपए होगी, वो बिजली का बिल भरेगा, गैस का बिल अदा करेगा, या मकसद है हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज करेगा। अब मोबाइल सेक्टर में ये सिस्टम था कि थोड़े से रेटों की कमी आ रही थी, तो जब ये इन चीजों के ऊपर दोबारा जा रहे हैं तो मैं ही समझता हूँ कि ये फिर रेटों के ऊपर इंक्रीज हो जाएगा और गरीब आदमी के पास से हर चीज दूर हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ हुकूमत वक्त को ही चाहिए, वजीर खजाना को चाहिए कि पहले वो चीजें क्लियर करे, वो चीजों को करें जिससे कि कौम को मजबूती मिल जाए। जब शेख साहब जिस तबके की आप बात कर रहे हैं उन पर कोई डायरेक्ट उनकी तनख्वाह पर तो टैक्स नहीं है, लेकिन ज़ाहिर जितनी भी अशिया वो खरीदते हैं उस पर वो इनडायरेक्ट सेल्स टैक्स देते हैं। लेकिन जो आप लोग के छोटे ताजिर हैं, जो छोटे ताजिर हैं, उनको भी अब ये टैक्स नेट में लाने की बात कर रहे हैं, मिनिमम 1200 रुपए उन पर टैक्स आयद करने की बात कर रहे हैं सालाना। तो उस पर फिर ताजिर बरादरी की क्या तहफ़्फ़ुज़ात? बिल्कुल, हम इनकी इस बात से मुत्तफ़िक़ है। 2018 के अंदर चेयरमैन FBR में इजलास हुआ था इस्लामाबाद में, उन्होंने हमसे तजावीज़ मांगी थी 2018 में। तो हमने उन्हें तजावीज़ दी थी 4 कैटेगरीज की कि भाई अगर छोटे ताजिर को आप लेना चाहते हैं, पाकिस्तान में 8 से 10 लाख छोटा ताजिर है, वो बिल्कुल फाइलर होना चाहिए, पाकिस्तान की मईशत मजबूत होनी चाहिए। हम हुकूमत के साथ खड़े, लेकिन इसकी पॉलिसी में जो इन्होंने तसल्लुल चेंज किया है, इन्होंने 1200 रुपए का लॉलीपॉप को दे दिया है, लेकिन इसके पीछे जो मैकेनिज्म बनाया ना वो इंतहाई गलत है। तो इनको अगर वाकई हुकूमत अब सीरियस है और छोटे ताजिरों से टैक्स लेना चाहती है तो मैं सकता है एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। कि इनको हमने तजवीज़ दी थी इस्लामाबाद में 1000 रुपए, दूसरा हमने इनको स्लैब दिया 2500, तीसरा स्लैब इनको दिया 3500 और चौथा स्लैब हमने इनको दिया 5000 रुपए का, ताकि ये 4 स्लैब बना दे और FBR का एक अकाउंट नंबर डायरेक्ट लोगों को दे दें ताकि वो उसके खजाने के अंदर पैसा डायरेक्ट जमा करा सके, ना कि वो बुकलाओं के झंझटे पड़े 2000 बुकला को दे, 3000 बुकला को दे और वो अपना टैक्स अदा करे। शेख साहब, अभी वो जो एक ऐप बनाई थी ताजिर दोस्त ऐप स्कीम के तहत, वो ऐप लाई गई थी, उसमें तो बड़ा आसान कर दिया था FBR ने, तो लेकिन उस पर एतमाद का इजहार नहीं किया ताजिरों की तरफ से। उसमें आसान तो कर दिया है, लेकिन वो जो टैक्स ले रहे हैं वो तो एडवांस टैक्स के ऊपर बना रहे हैं। प्लस इसके अंदर उसके अंदर जो खामी है इन्होंने इसमें रिश्वत के दरवाजे खोल दिए। अगर काश ये अगर ताजिर बिजनेस कम्युनिटी को, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को, मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान को ये अपने साथ बिठा लेते तो शायद इसमें बैठ के मामला बड़े अच्छे हल हो जाते, क्योंकि मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान पर्दे वाहिद वो एसोसिएशन है जो कि पाकिस्तान के 4-5 सूबों के अंदर मौजूद है, हर जिले में, हर कस्बे में, हर शहर में। मेरा ताल्लुक कराची से है, मैं इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर अलायंस का चेयरमैन हूँ, मैं मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान का भी सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ और कराची सिंध ताजिरात का भी चेयरमैन हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जो है इस इकदाम से एक रिश्वत का एक नया बाजार, एक नया खोलने जा रही है। तो IMF को चाहिए था कि अगर IMF लगा दे, उन लोगों पे लगाते टैक्स जो चीजें आती है। आप प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाए ना, जो प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपए की बिक रही है उसकी सरकारी वैल्यू जो है 20 लाख रुपए नहीं होनी चाहिए,
उसकी सरकारी वैल्यू कम से कम 1.5 करोड़ रुपए होनी चाहिए। सही, तो उस पे भी अब एफबीआर ने एक एक्शन लिया कि वो 90% उसकी कीमतों में इजाफा किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इस आवाज़ पर नोटिस ले हुकूमत और कुछ रिव्यू करे इस पूरी सूरत-ए-हाल पर। बहुत बहुत शुक्रिया शेख हबीब साहब, चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल डीलर अलायंस, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।